आप देख रहे हैं मेडिकल नर्सिंग और आप हैं एएनएम के कैंडिडेट, तो ज़रूर आइए, ज़रूर पढ़िए। यहाँ से बढ़िया आपको कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन टॉप लेवल का, वह भी सिर्फ यही मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल चैनल पर आपको मिलेगा। अगर आप सच में जॉब के चाह रखते हैं आप चाह कि हमें भी परमानेंट जॉब हो जाए, तो ज़रूर आइए और डेली आपके वीडियो मिलते हैं, जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए चैनल पर। सभी वीडियो को बारीकी से देखिए, समझिए, क्योंकि हम वीडियो के अंदर भी सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताते हैं, जिससे आपको अलग अलग क्वेश्चन बनने का संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है अल्मा आटा सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? माय डियर, अल्मा आटा 1976, 78 या 1986 या 1988 में। तो जो अल्मा आटा है यह 1978 में एक सम्मेलन जो है, अल्मा आटा जगह का नाम है, यहाँ पे हुआ था। ठीक है ना। दूसरा है, कहता है MMR का टीका कितने महीने में लगाते हैं? MMR, ठीक है ना, MMR मम्प्स मिजल्स रूबेला कितने महीने में लगाते हैं? तो आपको पता होगा मिजल्स के टीके को 9 महीने में लगाया जाता है। ठीक है ना, तो 9 महीना आपका राइट आंसर होगा, याद रखने को। ओके। 3 है, कहता है सबके लिए स्वास्थ्य की अवधारणा का प्रस्ताव जो है संसद में कब पारित हुआ? मतलब सबके लिए स्वास्थ्य, ठीक है ना, मतलब हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य का अवधारणा प्रस्ताव जो है संसद में कब पारित हुआ? ठीक है, 1920 में या फिर 1933, 1950 या 1978? तो 1978 में ही जो है संसद में सबके लिए स्वास्थ्य बिल जो है पारित हुआ। ओके ना। 4 नंबर का प्रश्न है, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? आपको पता होनी चाहिए। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो 10 वर्ष के अंतराल पर जो है जनगणना की जाती है, याद रखने वाली बात है। ठीक है ना। 5वां है, कहता है एक महिला स्वास्थ्य दर्शिका, ठीक है ना, स्वास्थ्य जो दर्शिका है कितनी ANM के पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त किए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। एक जो स्वास्थ्य सहायिका होती है वह 4 उपकेंद्रों को 4 ANM के पर्यवेक्षण का काम करती है। ठीक है ना, तो 4 इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। एक CHC कितने PHC के ऊपर होता है? तो 4 PHC के ऊपर एक CHC होता है। ठीक है, 4 सब सेंटर के ऊपर जो है एक PHC होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से एक जो स्वास्थ्य दर्शिका है महिला, वह 4 ANM को पर्यवेक्षण का काम करती है। पर्यवेक्षण मतलब उसके कामों को देख रेख करती है। ठीक है ना। 6ठा है, शिशु का 1 वर्ष पर आदर्श वजन कितना होता है? एक शिशु को जो है 1 वर्ष पर आदर्श वजन 8 से 10 किलोग्राम माना जाता है। ठीक है, 8 से 10 किलोग्राम। लेकिन ऑप्शन में देखिए 8 से 10 किलोग्राम नहीं दिया गया है, 5 से 6 काफ़ी कम हो जाएगा, तो 10 से 12 ही राइट आंसर होगा, क्योंकि किसी शिशु का वजन 10 से 12 भी हो जाता है। ठीक है, 10 से 12, 11 से 12, 1 साल के बच्चे को। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। कहता है यहाँ पे देखिए BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, यह जो है कब शुरू की गई? तो 1993 इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा BFHI। ठीक है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 8वां है, बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ? 1986, 1987, 1980, 1981? तो बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ? 1987 इज़ द राइट आंसर, लागू हुआ 1986 में। ठीक है, याद रखिएगा। 9वां है, कुकुर खांसी, यानी इसी को हम लोग हुपिंग कफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुपिंग कफ भी हम लोग इसको कहते हैं। और काली खांसी का संक्रमण का जो कारण होता है वह होता है बर्डोटेला पर्टुसिस। ये बर्डोटेला होगा, सही से लिखिएगा, ऐसे होता है बर्डोटेला। ठीक है, बर्डोटेला, यहाँ पे रेफ होगा, बर्डोटेला पर्टुसिस। ठीक है, पर्टुसिस होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, बर्डोटेला पर्टुसिस कुकर खांसी के लिए होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी टिटनस के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे है 10 नंबर, कहता है यहाँ पे मेरेस्मस है, मरासमस का प्रमुख लक्षण कौन सा है? वजन घटना, भूख की कमी। ओके, शरीर की कोई चर्बी नहीं। ठीक है, शरीर की कोई चर्बी नहीं। और ऑप्शन नंबर C। तो आप लोग को पता होगा मरासमस को सूखा रोग भी कहा जाता है। सूखा रोग मतलब शरीर जो है सूखने लगता है, शरीर पर कोई जो है फैट यानी कोई भी चर्बी नहीं होता है, और मरासमस का यही लक्षण, ऑप्शन नंबर C सही होगा। ओके,
11 नंबर का प्रश्न है, एक समान प्रसर में अधिकतम कितनी रक्त हानि होती है। मैं ये लगभग 2 से 3 बार प्रश्न बता चुका हूँ, आप लोग बताइए। यह मैटरनल हेल्थ मिडवाइफ का क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कितना बार बता चुका है, इसका आप लोग को आंसर बताइए, ठीक है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस केस में कोर्ड मतलब नाभि को देर से क्लैंप करना चाहिए, मतलब किस केस में नाभि को जो है देर से क्लैंप करना चाहिए, ठीक है। कम वजन में, परिपक्व शिशु में, ठीक है, समय से पहले जन्म शिशु में, या फिर आरएचए अर्धसंगति में। तो परिपक्व जो शिशु होता है मैच्योर, उसमें जो है क्लैंप देरी से करनी चाहिए, याद रखिएगा, ओके। 13 नंबर है, गर्भ अवस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला रंग होना क्या कहलाता है। माय डियर, गर्भ अवस्था में, प्रेगनेंसी में जो वैजिना होता है, वैजिना के अंदर जो म्यूकस जो झिल्ली होता है, उसका नीला रंग होना कौन सा चिन्ह को दर्शाता है। तो मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जो लोग हमसे जीएनएम के क्लास करें उनको पता होगा कि वैजिना का म्यूकोसा का नीला रंग होना एक चैडविक साइन को बताता है। एक होता है गुडविल्स, एक जैकमियर, एक हैगर, उसमें से चैडविक साइन राइट होगा वैजिनल के लिए, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आपके पूछेंगे एग्जाम में। गर्भ अवस्था में स्त्री का समान औसतन वजन कितना होता है, मतलब प्रेगनेंसी में एक फीमेल का औसतन एवरेज वजन कितना बढ़ जाता है। तो यह भी क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग बताइए। ऐसे यह 10 से 12 kg वजन बढ़ जाता है, तो इसके बीच में 11 है, यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओके। 15 है, मासिक धर्म का प्रसरण अवस्था किस हार्मोन के नियंत्रण में होती है, मतलब जो मासिक धर्म होता है इसका प्रसरण अवस्था किस, मतलब मासिक धर्म किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है, ठीक है, बताना है। HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, दोनों एस्ट्रोजन, दोनों यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों। तो राइट आंसर एस्ट्रोजन होगा, हार्मोन को क्या करता है, मासिक धर्म के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है ना। 14 है, ऑटोक्लेव में उपयुक्त पदार्थों का निर्जीवाणुकरण होता है। ऑटोक्लेव में उपयुक्त पदार्थों का निर्जीवाणुकरण होता है, ठीक है, यूरेनियम द्वारा, रासायनिक द्वारा, दाब सहित जल भाप प्रेशर द्वारा। तो ऑटोक्लेव जो है बहुत सुंदर होता है किसी भी इक्विपमेंट को जो है संक्रमण मुक्त करने के लिए, और वह होता है स्टीम मतलब भाप पर, और दबाव पर, दाब के अंदर भाप पर जो है ऑटोक्लेव एक उपकरण होता है जिसमें किसी वस्तु को जो है किया जाता है निर्जीवाणुकरण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 17 नंबर है, पेलेग्रा किसकी कमी से होता है। पेलेग्रा पाइरिडॉक्सिन, नियासिन, बी कॉम्प्लेक्स, थाइमिन। तो नियासिन के कमी से पेलेग्रा रोग होता है, याद रखिएगा। बी कॉम्प्लेक्स गलत हो जाएगा, ठीक है। थाइमिन भी बी ए कॉम्प्लेक्स है, बी का विटामिन B1 का नाम थाइमिन। 18 है, हाइजीन का क्या तात्पर्य है। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता, ध्यान में रखिएगा। हाइजीन का हिंदी में स्वच्छता कहते हैं, स्वस्थ बनाए रखना, रोग न होना, कूड़े करकट का उचित निपटान करना, शरीर को स्वच्छ रखना। शरीर को स्वच्छ रखना ही हाइजीन होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव्स में। 19 है, रक्ताल्पता से पीड़ित माँ को संतुलित आहार में क्या देनी चाहिए, मतलब एनीमिया, जो माता को एनीमिया है, रक्त की कमी है, उसको कैसा आहार देनी चाहिए। हरी सब्जियाँ देनी चाहिए, फल मेवा को ज़्यादा देनी चाहिए, जरदार सब्जियाँ अधिक देनी चाहिए, दाने एवं अंडा अधिक देनी चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि दाने और अंडा जो है आपको अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, हरी सब्जियां जो है आपके आयरन का अच्छा स्रोत है, ठीक है। लेकिन बात किया जाएगा फल मेवा को, तो इसमें जो है यह क्या करता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको क्या करता है कि यह एनीमिया को दूर कर सकता है। फल हो गया, मेवा हो गया, यह जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनीमिया को दूर करेगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, जूस पिलाता है लोग। 20 नंबर है, शासन द्वारा एक महिला एवं एक पुरुष स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति की जाती है। कहता है मतलब सरकार के द्वारा एक महिला एवं एक पुरुष स्वास्थ्यकर्मी को नियुक्ति की जाती है, कितने के जनसंख्या पर, 1000, 4000, 5000 सभी। तो माय डियर, आप लोगों को पता है जो आशा कार्यकर्ता वह भी स्वास्थ्यकर्मी ही होती है गांव के लेवल पर, और उसको 1000 के जनसंख्या पर जो है क्या किया जाता है, भर्ती किया जाता है। तो 1000 इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। 21 नंबर है, IM मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, ठीक है। IV मतलब होता है इंट्रावेन, इंट्रामस्कुलर मतलब मांस में, इंट्रावेन मतलब सीरा भेन में। तो IM जो है इंजेक्शन देते हैं तो कितने एंगल पर देते हैं, मांस में जो इंजेक्शन है कितने एंगल पर देते हैं, 15 डिग्री, 25 डिग्री या फिर
45 या 90। तो माय डियर, इंट्रामस्कुलर मांस में जो भी इंजेक्शन दिलाता है वह सीधा दिया जाता है 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है। जैसे यह सरफेस है तो डायरेक्ट इंजेक्शन सीधा करके दिया जाता है 90 डिग्री पर, ठीक है। 22 नंबर में है, कहता है नर्सिंग प्रक्रिया में नर्सिंग हस्तक्षेप का मतलब क्या है। नर्सिंग हस्तक्षेप का मतलब होता है नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। डाटा इकट्ठा करना, नर्सिंग निदान बनाना, वास्तविक नर्सिंग देखभाल देना, देखभाल का आकलन करना। तो नर्सिंग हस्तक्षेप का मतलब ही होता है कि नर्सिंग वास्तविक में देखभाल प्रदान करना, ठीक है। देखभाल प्रदान करना ही नर्सिंग हस्तक्षेप का मतलब होता है कि वास्तविक में जो है नर्सिंग देखभाल देना। तो नर्सिंग हस्तक्षेप जब भी करेगी तो वह वास्तविक में देखभाल प्रदान करेगी। नर्सिंग प्रक्रिया का यही मतलब होता है, ठीक है। 23 नंबर है, उल्टी के आने के आभास को क्या कहते हैं। मतलब जब आपको ऐसा लगे कि अब हमें उल्टी होगा, उल्टी का मन करे, तो वैसे स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, हार्टबर्न, पायूरिया, ठीक है, या फिर नौसिया या फिर पायरोसिस। तो मैं आपको बता देता हूँ, नौसिया मतलब होता है वमन, वोमिटिंग का मन करना नौसिया होता है। जबकि बात करें पायूरिया, तो जो पायूरिया होता है, यह पायूरिया जो है आपके क्या होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हार्टबर्न, सीने का जलन होता है। रही बात एनोरेक्सिया की, तो एनोरेक्सिया जो होता है यह भूख न लगने को एनोरेक्सिया कहते हैं, ठीक है। एनूरिया जो होता है मैं बता देता हूँ, एनूरिया, यूरिया मूत्र को संबंधित करता है, और एन मतलब नहीं, मतलब मूत्र नहीं। तो मूत्र नहीं होगा, मूत्र का अनुपस्थित होगा तो एनूरिया होगा, ओके ना। पॉलीयूरिया, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत, और यूरिया मतलब मूत्र, मतलब बहुत मूत्र होगा तो उसे पॉलीयूरिया कहते हैं, ठीक है। हल्का हल्का अगर मूत्र होगा तो वह ओलीगुरिया कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। 24 नंबर है, मूत्र में शुगर की उपस्थिति को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर कोई आदमी के मूत्र में अगर जो है शुगर आ रहा है, यानी ग्लूकोज आ रहा है उसके पेशाब के रास्ते से, मतलब शुगर मतलब ग्लूकोज का मात्रा आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसोरिया कहते हैं। ग्लाइकोसोरिया क्यों, G फॉर ग्लूकोज और U फॉर यूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन, और उसी को हम लोग जो है मूत्र में शुगर कहते हैं। और यही जांच मूत्र का किया जाता है और पता चल जाता है कि मूत्र में अगर ग्लूकोज का मात्रा है तो वह पेशेंट शुगर वाला हो जाता है, ठीक है, डायबिटीज़ वाला। रही बात, मैंने अभी ऊपर बताया, ओलीगुरिया का मतलब होता है मूत्र का कम बनना या मूत्र कम होना। हिमेचुरिया का मतलब होता है कि मूत्र में रक्त आना। होता है ना, एच से हेमेटोलॉजी जो होता है वह रक्त को संबोधित करता है, और यूरिया जो होता है वह मूत्र को, ठीक है, और हेमेटोमोलॉजी रक्त को। तो हिमेचुरिया मतलब रक्त में जो मूत्र में रक्त आना, ओके। पायूरिया होता है, पायूरिया का मतलब होता है कि मूत्र में पस आना। मूत्र में जब पस आएगा तो उसे हम लोग पायूरिया कहते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानकारी के लिए। आगे देखिए, ठीक है। चलिए 25 नंबर है, कहता है श्वसन क्रिया को पूर्णतः रुकना क्या कहलाता है। मतलब श्वसन चल रहा है और बिल्कुल अगर रुक जाए यानी अनुपस्थित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, एपनिया कहते हैं। एपनिया ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है। एपनिया होता है जहाँ पे श्वसन बिल्कुल रुक जाता है। हाइपरपेनिया का मतलब होता है श्वसन जो है बहुत तेज होने लगता है। टेकीपेनिया का मतलब होता है कि तीव्र श्वसन, ठीक है, तीव्र श्वसन, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर है, कहता है आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया। आपको यह साइकोलॉजी से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना, ANM के एग्जाम में। तो आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम है, हायरार्की मॉडल जो है वह दिया आपके मौसले साहब ने, ठीक है। माइंड स्ट्रक्चर मॉडल सिगमंड फ्रायड ने दिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे मन संरचना मॉडल पूछेगा तो सिगमंड फ्रायड, और अगर आवश्यकताओं का पदानुक्रम पूछेगा तो मैस्लो ने दिया, ठीक है, हायरार्की लॉ। 27 है, अगर वास्तविक आयु व मानसिक आयु बराबर हो तो किसी व्यक्ति का IQ लेवल कितना होगा। अगर उसका मेंटल एज और उसका एक्चुअल एज दोनों बराबर होगा तो उसका IQ लेवल कितना होगा, उससे 100 होगा, ठीक है, 100 होगा, याद रखिएगा। 28 है, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति के अवबोधन परसेप्शन को प्रभावित करता है। अवबोधन कहा जाए तो किसी भी चीज़ को पहचानने की क्षमता, ठीक है, जानने की क्षमता, यही अवबोधन होता है, परसेप्शन होता है, ठीक है। तो इस
इससे हमें किसी चीज़ को जानने या पहचानने का जो है कौन सी चीज़ इनमें से प्रभावित कर सकता है, ठीक है। सीखना, आवश्यकता, व्यक्ति की मनोदशा और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी से जो है व्यक्ति के जो है परसेप्शन प्रभावित होगा। कैसे? आपका माइंड कैसा है यह प्रभावित करेगा, ठीक है ना। आवश्यकता आपको क्या है यह भी प्रभावित करेगा। आप सीख कैसे रहें यह भी प्रभावित करेगा, इसलिए सभी हो जाएगा। ओके ना। 29 नंबर सेकेंड लास्ट का है, कहता है किसी विशेष वस्तु पर अपनी इच्छा से ध्यान लगाने को क्या कहते हैं। तो किसी विषय वस्तु किसी चीज़ पर आप अगर अपनी इच्छा से अगर ध्यान लगा रहे हैं तो उसे हम जो है वॉलेंट्री जो है कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऐच्छिक ध्यान कहते हैं अपनी इच्छा से। अगर आपका बिना इच्छा से कहीं और ध्यान चला जाता है तो उसे अनैच्छिक कहते हैं, ठीक है। और हैबिचुअल जो होता है वह आपके स्वाभाविक रहता है कि ऑटोमेटिक किसी तरफ चला जाता है, वह स्वाभाविक होता है। ओके ना। चलिए 30 है, कहता है दीर्घकालिक स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी कब तक रहता है। तो जाहिर सी बातें हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी दीर्घकालीन स्मृति का मतलब दिन नहीं होता है, ठीक है। दिन नहीं होता है, महीना नहीं होता है, ठीक है, वर्ष नहीं होता है, यानी इनमें से सभी होता है। तो इनमें से सभी इज द राइट आंसर होगा। और माय डियर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि जो है दीर्घ का मतलब होता है कि दिन से लेकर वर्षों वर्ष तक कोई चीज़ें हमारे माइंड में याद है तो वही जो है हमारा दीर्घकालीन मेमोरी होता है। और ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमारे शरीर में मुंह की कितनी हड्डियां होती है, मतलब फेस में कितना हड्डी जो है हमें होता है। तो आपको पता होना चाहिए 12, 14, 16, 18। 14 राइट आंसर है, फेस में 14 होता है, ठीक है, पता होनी चाहिए। दूसरा है, कहता है यूट्रस। यूट्रस मतलब गर्भाशय का आकार कैसा होता है। गर्भाशय का आकार कैसा होता है? बादाम, डोम के, नाशपाती, अन्य। तो नाशपाती के आकार का जो है आपके यूट्रस का आकार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यूट्रस से आपको पता है ओवरी जो है होता है, ओवरीज होता है जो आपके अंडाशय जिसको हम लोग कहते हैं अंडा बनाने का काम करता है, तो यह फीमेल में होता है। मेल में टेस्टिज होता है, ठीक है। वृषण जो स्पर्म में सीमेन को बनाने का काम करता है। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है सेल के पावर हाउस किसे कहा जाता है, मतलब कोशिका के पावर हाउस एनर्जी गृह किसे कहते हैं। सेंटर जोन को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी एपार्टस को और अन्य को। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है विटामिन ए की और जो लाइसोसोम होता है ना उसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, याद रखिएगा। लाइसोसोम जो होता है यह कोशिका का आत्महत्या की थैली कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, पता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो गाजर जो होता है वो लीजिए। विटामिन बी के कमी से बेरी होता है, ठीक है। सूखा रोग विटामिन डी के कमी से होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए। 5 नंबर है, कहता है एड्स रोग है। एड्स कैसा रोग है? ये सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट से फैलता है, बिल्कुल सही बात है। हवा से फैलता है? नहीं। कीटों से फैलता है? नहीं। उपरोक्त में से सभी गलत। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो एड्स फैलता है, पता है। और एड्स किसके द्वारा होता है? HIV के कारण एड्स होता है, ठीक है। एड्स के लिए कौन सा थेरेपी दिया जाता है? ART थेरेपी दिया जाता है, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दिया जाता है, ठीक है। छठा है, कहता है सबसे सुरक्षित आकार का शौचालय लैट्रिन कौन सा होता है। तो सबसे सुरक्षित जो होता है वाटर क्लोजेस्ट, डग बेल, बोरबेल, पिट प्राइवी, ठीक है। तो सबसे अच्छा होता है वाटर क्लोजेस्ट जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। 7वां है, किस प्रकार के भोजन द्वारा अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। माय डियर आपको पता होना चाहिए एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट भी खूब देता है लेकिन जो है वसा से कम देता है। वसा बहुत ज़्यादा जो है आपको एनर्जी देता है, बट ज़्यादा वसा आपके शरीर में होना हानिकारक होता है क्योंकि यह जो है हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारी भी उत्पन्न कर देता है। वसा फैट मतलब मोटापन होना, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। विटामिन आपको कोई एनर्जी नहीं देता है, यह वृद्धि और विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है? अभी ऊपर बताएं है रिकेट्स विटामिन डी के कमी से होता है, ऑप्शन ए सही है। विटामिन बी बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी, स्कर्वी विटामिन सी की कमी, ठीक है, याद रखने को, ठीक है। 9वां है, कहता है डैश पर रेक्टल तापमान समान होता है, मतलब कितने पर जो है मलाशय का जो तापमान होता है वह नॉर्मल होता है, कितने टेम्परेचर पर। तो आपको पता होना चाहिए
मुंह का जो तापमान होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। तो इतना यह ओरल का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात करेगा रेक्टल का, तो रेक्टल से जो लगभग 1 फ़ारेनहाइट के आसपास जो है ना ओरल वाला से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ओरल का 98.6 है, तो इसमें +1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 99.6 हो जाएगा। तो देखिए 99.6 कौन है, नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चूँकि 99.4 जो है यह भी हो सकता है, यानी 3 पॉइंट से लेकर 1 तक जो है यह जो है आपके इतना बढ़ता है ओरल वाला से। ओके, आगे है 10वां है, कहता है आयुर्वेद का अर्थ क्या है। आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है, तो आयुर्वेद का अर्थ यही होता है जीवन विज्ञान ज्ञान, जीवन का विज्ञान। तो आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का विज्ञान, ऑप्शन डी, ठीक है ना। ओके, 11 है, कहता है एनाल्जेसिक दवाइयाँ होती है। एनाल्जेसिक दवाइयाँ किस प्रकार की दवाइयाँ हैं, तो एनाल्जेसिक जो होती है वह दर्द निवारक होती है। यह दवाइयाँ दर्द को जो है, जैसे हो गया आपका एस्पिरिन हो गया, उसी प्रकार से आपका हो गया पैरासीटामोल हो गया, ठीक है। तो ये सब डाइक्लोफेनिक ट्रामाडोल, ये सब एनाल्जेसिक दवाइयाँ हैं। ओके, संवेदन हरण, सूजन को कम करने वाला, सूजन को कम करने वाला दवाइयाँ, जो सूजन को कम करता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखिएगा इनमें से सभी, तो सभी नहीं, दर्द निवारक सही है, ठीक है ना। आगे है, कहता है ओडी का अर्थ क्या होता है, तो वन टाइम इन डाइट, ठीक है। ओडी का मतलब होता है ओ डी, ठीक है, वंस इन डे, वंस इन डे मतलब दिन में एक बार। तो दिन में एक बार कौन सा ऑप्शन है, यही है, देख लीजिए दिन में एक बार, ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। कहता है दिन में 3 बार, दिन में 3 बार का मतलब होता है TDS, ठीक है, TDS, ठीक है, थ्राइस इन डे। दिन में 4 बार, क्वाड्रेंट हो जाएगा। भोजन से पूर्व इसे हम लोग ES कहते हैं, ठीक है। और सोते समय हम लोग HS कहते हैं, होरा सोमनी, या इसी को बेड टाइम भी कहते हैं। ओके, आपातकालीन में वो SOS होता है, आपातकालीन में क्या होता है, SOS होता है, याद रखिएगा। दिन में 2 बार BD कहते हैं, ठीक है ना, BD कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, गर्म भाप मतलब गर्म भाप सांस द्वारा दी जाती है, जिसे कहा जाता है, मतलब गर्म जो भाप लेते हैं वह जो है सांस के द्वारा लेने को क्या कहते हैं, तो निवेशन इंसन, ठीक है, निवेशन इंसन, अंतःधमता और स्टीम इन्हेलेशन। तो स्टीम मतलब गर्म और इन्हेल मतलब होता है अंदर लेना, मतलब गर्म चीज़ें को भाप के द्वारा अंदर लेना स्टीम इन्हेलेशन ही कहलाता है, ठीक है ना। आगे चलिए, 14 है, कहता है एपिडेमियोलॉजिकल त्रिभुज में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं होता है। वातावरण होता है, कारक होता है, समूह नहीं होता है, पोषक होता है, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी ट्राइंगल ऐसे बनता है, ठीक है ना, यह कम्युनिटी हेल्थ का है। इसमें जो है आपका होता है यह डिजीज, बीच में डिजीज हो जाएगा, ठीक है, रोग होगा, ठीक है ना। बीच में क्या होगा, बीच में आपके रोग होंगे, बीच में क्या होंगे, रोग होंगे। अब ये जो रोग होता है यह आपके इन्वायरमेंट के कारण भी होता है, यह आपके जो है पोषक के कारण भी होता है, ठीक है ना, ये पोषक के कारण जिसे परपोषी भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको एक कारक भी होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ सूक्ष्म जीव वगैरह होता है। तो ये 3 कारक जब तक नहीं होगा तब तक बीमारी नहीं होगा। यह 3 कारक ही व्यक्ति के अंदर बीमारी उत्पन्न करता है, और इसमें समूह नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। आगे है 15 नंबर, कहता है एस्केरेसिस लंबी क्रोइड से एक प्रजाति है। यह एस्केरेसिस लंबी क्रोइड्स जो होता है ना, यह एक गोल कृमि होता है, ठीक है, यह गोल कृमि वर्म होता है, ठीक है, यह एक वर्म का प्रकार है, ठीक है ना। तो एस्केरेसिस जहाँ भी देखिएगा, एस्केरेसिस लंबेड्रॉइड, ठीक है ना, लंबी क्रोइड जो देखिएगा तो यह गोल कृमि का एक प्रकार है, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर ए। 16 है, कहता है पोलियोमेलाइटिस निम्न में से सबसे प्रमुख कारण कौन है। मुंह के द्वारा फैलता है, मुंह के द्वारा, मलीय द्वारा फैलता है, ठीक है ना। तो दोनों तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसलिए सही होगा क्योंकि यह मुंह और मल दोनों माध्यम से फैलता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, लेकिन ये सब अलग अलग दिया है, ठीक है ना। आगे चलिए, 17 है, कहता है अब पोलियो किसके द्वारा होता है, पोलियोमेलाइटिस। तो पोलियो जानते हैं पोलियो वायरस के कारण होता है, ओके ना। संचार, और आप लोगों को ये भी पता है कि पोलियो को हमारे इंडिया से उन्मूलन कर दिया गया है, मतलब उससे घोषणा कर दिया गया है ख़त्म का। संचारी रोग कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से रोकने का उपाय क्या है, मतलब एक फैलने वाला जो रोग है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। सार्वजनिक शिक्षा से, मतलब सबको शिक्षा देकर, सही बात है, इसके द्वारा भी हम रोक सकते हैं। जन समूह में टीकाकरण लगा कर, बिल्कुल सही बात है। आइसोलेशन में रहकर, सही बात है। यानी इनमें से सभी के द्वारा जो है हम फैलने वाले रोगों को रोक सकते हैं।
18 है एड्स रोग जो है क्या है। मेरे डियर अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन 30 दूंगा, लेकिन यह आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा अगर ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो। एड्स रोग क्या है? तो एड्स लैंगिक सर्वसन, लैंगिक मतलब सेक्सुअल कंटेक्ट से फैलता है, हवा से फैलता है, कीटों के काटने से फैलता है, उपरोक्त में से सभी। तो पता है अभी ऊपर बताए हैं सेक्सुअल कंटेक्ट से जो है एड्स फैलता है। 19 है स्वास्थ्य शिक्षण प्रभावशाली होता है, मतलब हेल्थ टीचिंग प्रभावशाली होता है किससे? प्रदर्शनी द्वारा, गोष्ठी द्वारा, वार्तालाप विधि द्वारा, प्रदर्शन द्वारा। तो जो स्वास्थ्य शिक्षा होता है वह प्रदर्शन द्वारा ज़्यादा प्रभावी होता है। प्रदर्शन के मतलब होता है कि चीज़ों को करके दिखाना। जैसे ORS बनाना है तो अगर ORS घर पर बनाया जाए तो इसको करके अगर लोगों के बीच में दिखाया जाता है कि वो ORS ऐसे बनाना चाहिए, इतना पानी, इतना नमक, इतना चीनी के साथ घोल तैयार करना चाहिए, तो वह प्रदर्शन होता है जो करके दिखाया जाता है और यह ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है ना, यह सब स्वास्थ्य शिक्षा की ही विधि है। ठीक है, यह सब स्वास्थ्य शिक्षा की ही विधि है, बट जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है वह प्रदर्शन है इसमें। ठीक है ना, आगे है 20 नंबर कहता है सुई इंजेक्शन लगाते समय यदि इसकी नोक से हाथ लग जाए तो रोगी में इसे लगाने से पहले इसे क्या करना चाहिए? देखिए इंजेक्शन जब आप लगाते जाते हैं किसी पेशेंट को, तो जब इंजेक्शन लगाने से पहले अगर इंजेक्शन का, ठीक है ना, इंजेक्शन का आगे वाला जो सुई है, जो नुकीला भाग सुई है, वो अगर इधर उधर अगर चुभ जाए, किसी बेड में चुभ जाए या आपके हाथ में लग जाए या पेशेंट के ही हाथ में लग जाए इंजेक्शन देने से पहले, तो क्या करना चाहिए? पेशेंट को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए तो क्या करना चाहिए? साबुन से हाथ, साबुन से साफ करना चाहिए, हटाकर इसके स्थान पर दूसरी जो है सुई लगानी चाहिए, स्पिरिट से पोंछ लेना चाहिए सभी। तो सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर बी है। जब भी हम इंजेक्शन लगाने गए किसी को और वह इंजेक्शन पेशेंट को लगने से पहले कहीं इधर उधर चुभ जाए तो उसे हटा दीजिए और दूसरा इंजेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, 21 नंबर है कहता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे के जो अधिकार है, चाइल्ड के लिए जो राइट्स बना है, वह राइट्स जो है चाइल्ड के लिए जो बना है, यह राइट्स की घोषणा कब की गई? आप लोग पढ़िएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ चाइल्ड हेल्थ में। बच्चे के लिए राइट्स, बच्चा का कौन कौन से अधिकार है, यह अधिकारों की घोषणा कब? 56, 59, 74, 86। तो 1959 में जो है इसकी घोषणा की गई, याद रखिएगा। आगे चलिए 22 नंबर का प्रश्न बहुत शानदार है। गर्भधारण के उम्र 37 सप्ताह पहले पूर्व होने से पहले जन्मे शिशु को कहते हैं। इसका मतलब है गर्भधारण करने के 37 सप्ताह से पहले, मतलब बच्चा एक फीमेल जो गर्भधारण कर चुकी है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, लेकिन वो अपने बच्चे को जन्म जो है 37 सप्ताह पूरे होने से पहले ही जन्म दे दी है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। प्री टर्म कहिए या प्री मैच्योर कहिए। ठीक है, हिंदी में इसे अपरिपक्व शिशु कहते हैं। 37 सप्ताह से जो पहले जन्म लेता है वह बच्चा पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है, इसीलिए इसे अपरिपक्व कहते हैं। मतलब यह मैच्योर नहीं रहता है और इमैच्योर रहता है। ठीक है, अपरिपक्व रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपके। आगे चलते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है, अगर आप लोग ध्यान से दीजिएगा तो बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगा आपको। बच्चे की वृद्धि माप सकते हैं। बच्चे की वृद्धि है हम किस में माप सकते हैं? किलो में, ठीक है, सेंटीमीटर में, पाउंड्स में, लीटर में। तो माय डियर बच्चे को वृद्धि को हम लोग सेंटीमीटर में माप सकते हैं, याद रखिएगा। ओके, ये सब क्वेश्चन पूछता है। 24 है कोलोस्ट्रम स्रावित होता है, मतलब कोलोस्ट्रम स्रावित होता है कहाँ से? शिशु जन्म के बाद पहले 7 दिन तक, शिशु जन्म के पहले 15 दिन तक, शिशु जन्मों उपरांत मतलब जन्म के पहले जो है 3 दिन तक, जन्म के बाद प्रथम 30 दिन तक। मतलब जो सबसे पहले समझिए कि कोलोस्ट्रम होता क्या है। तो माय डियर कोलोस्ट्रम जो है यह एक गाढ़ा पीला दूध होता है जो महिला जो है बच्चे को जब जन्म देती है तो जन्म देने से 3 दिन तक इस प्रकार के दूध निकलता है और वह काफ़ी गाढ़ा पीला होता है और यह दूध काफ़ी जो है पौष्टिक होता है, एनर्जी फुल होता है बच्चे के लिए। ठीक है ना, तो यही कोलोस्ट्रम होता है और यह जो है जन्म के 3 दिन तक, जन्म के बाद 3 दिन तक पहले निकलता है। ठीक है ना,
आगे चलिए, आगे है 25 नंबर। नवजात शिशु के पहले मल को क्या कहते हैं? मतलब बच्चा जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जो वह पहला मल त्यागता है उसके पहले मल को क्या कहते हैं? पीला मल, काला मल, ठीक है, यूकोनियम, मिकोनियम। तो जो पहला मल होता है बेबी का उसे हम लोग मिकोनियम कहते हैं, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन सब बहुत अच्छा है। 26 नंबर, समान शिशु का अपगार योग कितना होता है? मतलब एक नॉर्मल बच्चा है, जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद उसका सब चीज़ ठीक है अपगार योग में, तो उसका अपगार योग कितना होना चाहिए? तो सब चीज़ बढ़िया है, सुपर है, तो उसके लिए 7 से 10 दिया जाता है। 10 से ज़्यादा अपगार स्कोर नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका 10 स्कोर मिल सकता है। अगर उसका स्कोर 7 से 10 के बीच में आ रहा है तो बढ़िया माना जाता है, सामान्य माना जाता है, ठीक है। अगर उसका जो है 5 से 7 के बीच में आता है तो मध्यम माना जाता है, ठीक है ना। और जो है उस 5 से जिसका भी कम आता है उसको गड़बड़ माना जाता है, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन है। 27 नंबर है, कहता है वह रोग जिसमें कॉप्लिक स्पॉट्स पाए जाते हैं। तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि कॉप्लिक स्पॉट, यह क्वेश्चन लगभग 3 बार आ चुका होगा इससे पहले। तो कॉप्लिक स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉप्लिक स्पॉट जो होता है ना, यह धब्बा के समान रेशा होता है जो बॉडी पर दिखता है मिजल्स में। खसरा जो होता है ना, खसरा में जो है धब्बा निकल जाता है, चेहरे पर दाना दाना लाल लाल निकल जाता है और मुंह के आसपास, होठों के आसपास जो धब्बा होता है उसी को कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं, ठीक है ना। वूपिंग कफ, टाइफाइड जो होता है आप लोग को पता है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। सलेमोनेला टाइफी के कारण मियादी बुखार होता है जो आंतों को प्रभावित करता है। ओके, उसके बाद कुकर खांसी है, बर्डोटेला पर्टुसिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? बर्डोटेला, ठीक है, बर्डोटेला पर्टुसिस के कारण होता है। इसी के लिए डीपीटी वैक्स जो है टीका दिया जाता है। खसरा आप लोग को पता है पैरामाइक्सिको वायरस के कारण होता है। होलेरा, ठीक, कोलेरा जो होता है विब्रियो कोलेरा के कारण हैजा होता है। तो ये सब आपको पता है। तो चारों क्वेश्चन के और भी 4 चीज़ें मैंने बता दिया। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।